हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप सभी को आज की कहानी का बेसब्री से इंतजार रहा होगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, इस कहानी की डिमांड रखी थी हमारे एक सब्सक्राइबर नवीन जी ने, और मैंने उनसे वादा किया था कि इस चैनल पर अगली कहानी यही वाली आएगी। ये कहानी है एक मतवाले हाथी और एक टाइगर के जोड़े की। अक्सर आप लोगों ने जंगल में सुना होगा कि टाइगर जंगल में मौजूद कई प्रकार के जानवरों को आसानी से शिकार बना लेते हैं, लेकिन ऐसे कम ही मौके होते हैं जब कोई टाइगर हाथी जैसे बड़े जानवर से भिड़ता है। हाँ, ये कभी कभार हो जाता है कि टाइगर और लेपर्ड चुपके से हाथी के बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। हाथी बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक जानवर होते हैं जो अपने परिवार को जान से बढ़कर मानते हैं। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए वो एकदम एकजुट रहते हैं। हाथी अक्सर झुंड में रहना पसंद करते हैं और इस झुंड में अधिकतर मादा और बच्चे ही होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नर हाथी इन झुंडों में क्यों नहीं रहते हैं। तो उसका एक कारण है। जब नर हाथी जवान होने लगते हैं तब उनके अंदर मतवालापन या फिर कहें तो अकड़ आ जाती है, या ये भी कह लीजिए कि वो उस झुंड के लिए एक खतरा बन जाते हैं। वो बिना वजह झुंड में मौजूद बाकी हाथियों को परेशान और कभी कभार झुंड के बाकी हाथियों से बेवजह लड़ाई करने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कभी कभार ये छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए उस झुंड की बड़ी मादाओं द्वारा ऐसे नर हाथियों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये नर हाथी जंगल में अकेले ही घूमते रहते हैं। ऐसे हाथियों को एकड़ हाथी या टस्कर बोलते हैं। अक्सर हम लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी और जंगल के राजा टाइगर के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। हाथी के अंदर टाइगर से कई गुना ज्यादा ताकत है और टाइगर के पास हाथी से मुकाबले के लिए कई गुना अधिक फुर्ती है। हाथी के पास टाइगर से निपटने के लिए उसकी सूंड और उसके दांत होते हैं, जबकि टाइगर के पास नुकीले दांत और पंजे होते हैं। देखा जाए तो ये मामला बराबरी का लगता है, लेकिन फिर भी टाइगर ज़्यादातर मामले में हाथियों से दूरी बनाकर ही रखते हैं। टाइगर बहुत ही चालाक जानवर है। टाइगर और हाथी की भिड़ंत में हाथी के पैर के नीचे आ जाने से टाइगर मर भी सकते हैं, इसलिए टाइगर हाथियों से बचकर रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा, टाइगर अक्सर हाथियों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। टाइगर जंगल के राजा हैं तो क्या हुआ, हाथी भी जंगल के मालिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जब एक अकेला नर हाथी एक बाघ बाघिन के जोड़े से भिड़ गया था। ये कहानी आपको जिम कॉर्बेट की किताब जंगल लोर में मिल जाएगी। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि एक बार तराई और भाबर के सुपरिटेंडेंट ने जिम कॉर्बेट को एक मरे हुए हाथी की लाश को जलाने के लिए सहायता मांगी और उनसे कहा कि क्या वो इस काम के लिए कई सौ गैलन पैराफिन अपने साथ ले जाएंगे। पैराफिन एक ज्वलनशील तेल होता है जिससे उस हाथी की लाश को जलाया जाना था। सुपरिटेंडेंट ने कॉर्बेट को पत्र लिखा था। हालांकि इससे पहले जिम कॉर्बेट को किसी भी हाथी के मारे जाने की खबर नहीं थी। जब उन्होंने इस हाथी के मारे जाने की खबर सुनी तो सबसे पहले उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो पता करें कि वो हाथी कैसे मारा गया है। ये पता करने के लिए वो अगले ही दिन टनकपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफिस पहुंच गए। उस ऑफिस से उन्हें एक बात पता चली कि टनकपुर में दो बाघों ने मिलकर एक हाथी को मार दिया है और हाथी की लाश ऐसी जगह पर पड़ी है जहां पर पथरीली जमीन है, जिस वजह से उसे वहां पर दफनाया नहीं जा सकता है और हाथी की लाश को सड़ने में कई हफ्ते का समय लग सकता है। इसलिए हाथी की लाश को जलाने के लिए जिम कॉर्बेट से सहायता मांगी गई थी। जिम कॉर्बेट को जब ये पूरा किस्सा पता लगा तब उनके मन में एक और जिज्ञासा जाएगी कि वो उस जगह पर जाकर हाथी की लाश का मुआयना करेंगे कि आखिर वहां पर क्या घटना घटित हुई होगी। लेकिन वो हाथी की लाश अब 10 दिन पुरानी हो चुकी थी और इन 10 दिनों में कई सारे सबूत खत्म हो चुके होंगे। उन्हें उस हाथी के बारे में कुछ मोटा मोटा पता चल पाया
वो किस्सा कुछ इस प्रकार घटित हुआ था। एक दिन टनकपुर के दो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जंगल में गए हुए थे। वो सुबह से ही यहाँ मछली पकड़ने आ गए थे, लेकिन उन लोगों का वो दिन बहुत ही खराब था। कई बार नदी में जाल फेंकने के बाद भी उनके हत्थे मछलियां नहीं लग रही थी और इसलिए करते करते शाम हो गई। तब जाकर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में मछली पकड़ी। हालांकि और दिनों वो दोपहर तक अपने अपने घरों को लौट जाते थे। उनका घर उस जगह से 3 किलोमीटर दूर रहा होगा। वो लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। पश्चिम दिशा से इस समय सूर्य भगवान पहाड़ियों के पीछे छुप रहे थे। वो लोग नदी के बीच बने एक टापू को पार करके अभी बाहर निकले थे कि तभी उन्हें सामने दो बाघ खड़े दिखाई दिए। बाघों और इन दोनों आदमियों के बीच में एक नदी बह रही थी। हालांकि ये नदी की एक छोटी जलधारा थी जिसका पानी घुटनों से भी नीचे था, लेकिन सामने दो बाघों को देखकर ये लोग झाड़ियों के पीछे छुप लिए। उनकी किस्मत से उन बाघों ने उन दोनों आदमियों को नहीं देखा था। अभी सूरज डूबने में कुछ समय था, इसलिए उन लोगों ने थोड़ी देर वहीं पर रुकने की सोची, लेकिन बाघ वहां से नहीं हटे और धीरे धीरे रात हो गई। लेकिन गनीमत की बात यह भी थी कि रात में पूरा चांद निकला हुआ था, जिसके कारण अभी भी उन दोनों आदमियों को वो बाघ वैसे ही दिख रहे थे। चांदनी रोशनी में उन दोनों बाघों की खाल एकदम चमक रही थी। तभी अचानक से उन बाघों के पीछे स्थित झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और उसमें से एक बड़ा नर हाथी बाहर निकला। इस हाथी के दांत बहुत बड़े थे और ये हाथी उस समय टनकपुर के जंगलों में काफी मशहूर था। इसने कई बार जंगल में घास और लकड़ी लेने गए व्यक्तियों को दौड़ा लिया था और कुछ फॉरेस्ट गार्ड को जंगल से भगा दिया था। कई बार इसने जंगल के बीच में स्थित फॉरेस्ट बंगलों के खंभों तक को उखाड़ डाला था। इसलिए पूरे टनकपुर में इस हाथी की चर्चा थी। लेकिन अभी तक इस हाथी ने किसी भी इंसान को जान से नहीं मारा था। वो सिर्फ इंसानों को डराने के लिए उनके पीछे कुछ दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद वो वापस चला जाता था। वो बस इंसानों को जंगलों से दूर रहने के लिए कहता था। इन दो मछुआरों ने भी जब इस हाथी को देखा तो वो पहचान गए कि ये वही हाथी है। जब हाथी झाड़ियों में से पूरा निकलकर बाहर आ गया, तब उसकी नज़र मैदान पर लेटे दोनों बाघों पर पड़ी। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ते हुए उन दोनों बाघों की तरफ चल पड़ा। वो दोनों बाघ भी अब उस हाथी का सामना करने के लिए उठकर खड़े हो गए। ऐसा अमूमन कम ही होता है कि बाघ हाथी की ललकार का जवाब दें। बाघ अक्सर जंगल के मालिक हाथी को रास्ता दे देते हैं, लेकिन यहाँ मामला काफी गंभीर हो चला था। एक बाघ तो हाथी के सामने गुर्राता रहा, जबकि दूसरा बाघ गोल चक्कर मारकर हाथी के पीछे आ गया। जब यह हाथी सामने खड़े बाघ की तरफ लपका, तब पीछे खड़ा बाघ हाथी की पीठ पर चढ़ गया। उसके बाद हाथी पीछे पलटकर पीठ पर चढ़े हुए बाघ को दूर भगाता। तब तक सामने खड़ा बाघ हाथी के ऊपर हमला कर देता। हाथी बार बार इन दोनों बाघों को अपनी सूंड से पकड़ने की कोशिश कर रहा था और एक आध बार तो उसने बाघों को पकड़कर पटक भी दिया था। तभी उन दोनों में से एक बाघ ने हाथी के सर पर छलांग लगा दी। हाथी अब गुस्से में बहुत जोर से चिंगाड़ रहा था। वहीं दोनों बाघ भी अपने पूरे गले से दहाड़ रहे थे। यह आवाज़ बहुत डरावनी थी। इन आवाज़ों को सुनकर ये दोनों मछुआरे भी बहुत ज़्यादा डर गए और अपने जाल और दिन भर की पकड़ी मछलियों को छोड़कर एक घर की तरफ दौड़ चले। किस्मत से बाघ और हाथी आपसी लड़ाई में व्यस्त होने के कारण इन्हें देख नहीं पाए और ये दोनों सकुशल अपने घर पहुंच गए। हाथी और बाघ की लड़ाई की आवाज़ टनकपुर के प्रत्येक घर में सुनी गई थी। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो लोग इकट्ठा होकर बाघ और हाथी की इस लड़ाई को देखने के लिए नदी के पास तक भी पहुंच गए। थोड़ी देर तक वो लोग इसी तरह बाघ और हाथी की लड़ाई को देखते रहे, लेकिन तभी हाथी और बाघ लड़ते लड़ते उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पर मौजूद भीड़ ने इन्हें अपनी तरफ आते देखा, तब वहां पर भगदड़ सी मच गई और सभी लोग गिरते पड़ते कैसे कैसे अपने घरों में पहुंचे।
और घरों के दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। कुछ लोगों के मुताबिक ये लड़ाई 4 से 5 घंटा तक चली, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये लड़ाई सुबह होने तक चलती रही थी। वहीं पर एक अंग्रेज भी रहता था जिसका नाम था मैटसन। मैटसन एक रिटायर्ड अधिकारी था जो नदी के किनारे अपने बंगले में रहा करता था। जहाँ पर यह लड़ाई हो रही थी वहाँ से उसका बंगला बहुत नज़दीक था। मैटसन ने जिम कॉर्बेट को बताया कि ये लड़ाई कई घंटे तक चली थी और इतनी ज़्यादा डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली आवाज़ उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मैटसन ने यह भी कहा कि उसने रात में गोलियां चलने की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये गोलियां किसी पुलिस वाले ने चलाई थी या किसी और आदमी ने। लेकिन इन गोलियों की आवाज़ों का असर बाघ और हाथी दोनों पर ही नहीं पड़ा था और ये लड़ाई बंद नहीं हुई थी। अगली सुबह फिर से टनकपुर के लोग उस जगह पर आ पहुंचे जहां पर पिछली रात हाथी और बाघों के बीच में लड़ाई चल रही थी। वहां उन्होंने देखा कि वो हाथी मरा पड़ा था। हाथी के शरीर पर बहुत सारे गहरे घाव थे जिन पर से बहुत सारा खून बहा था और संभवतः ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस हाथी की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उन बाघों ने हाथी के शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं खाया था। इसका मतलब ये साफ था कि उन्होंने खाने के लिए इस हाथी को नहीं मारा था। हालांकि ये बात भी पक्की थी कि इस लड़ाई में वो दोनों बाघ भी बहुत ज़्यादा घायल हुए थे। ये घाव जानलेवा थे, लेकिन उसके बाद फिर कभी उन दोनों बाघों के बारे में नहीं पता चल पाया। ना ही उन्हें उसके बाद किसी ने जिंदा देखा और ना ही उन दोनों बाघों में से किसी बाघ की लाश किसी भी फॉरेस्ट वाले या गांव वाले को मिली। सब लोगों का मानना था कि इतनी भयंकर लड़ाई में उन दोनों बाघों को भी जरूर गंभीर चोटें आई होंगी और हो सकता है कि वो बाघ भी मर गए होंगे। इस लड़ाई के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी। कुछ लोगों का मानना था कि इस हाथी ने उन दोनों बाघों से लड़ाई इसलिए शुरू की क्योंकि कुछ साल पहले इन दोनों बाघों ने उसके बच्चे को मार डाला था। इसलिए बदला लेने के लिए ये हाथी उन दोनों बाघों से भिड़ गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट जब उस हाथी की लाश को देखने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने उस पूरी जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया था और उन्हें एक जगह पर हाथी के पैरों के साथ साथ उन दोनों बाघों के पैरों के निशान भी दिखाई दिए थे। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि इन दोनों बाघों में से एक बाघ नर था और दूसरी मादा। ये दोनों ही बाघ लगभग एक ही उम्र के थे। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने इन दोनों बाघों और हाथी के बीच में हुई लड़ाई की असली वजह बताई। वो वजह ये थी कि ये दोनों बाघ उस समय जब मछुआरों ने उन्हें देखा था तब ये दोनों बाघ काम क्रीड़ा में लगे हुए थे, क्योंकि इस समय बाघों का मेटिंग सीजन चल रहा था और तभी वहाँ पर वो हाथी आ गया। जब उस हाथी ने उन दोनों बाघों को वहाँ पर देखा तब वो इनको छेड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ चला। हालांकि अन्य मौक़ों पर बाघ उस हाथी के लिए रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन काम क्रीड़ा के बीच में खलल डालने के कारण ये दोनों ही बाघ उस हाथी पर गुस्सा हो गए और हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। बाघ प्रजाति मीटिंग सीजन में बहुत आक्रामक हो जाती है और इसलिए बाघों में और उस हाथी में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई बराबरी पर रहती, लेकिन इसी बीच एक बाघ जब हाथी के सर पर लपका तब उसने एक ही झपट्टे में हाथी की एक आंख निकाल ली थी। उसके बाद हाथी दर्द से परेशान इधर उधर भागने लगा और भागते भागते वो नदी के पास आ पहुंचा था जहां पर पत्थरों के बीच में उसकी लाश पाई गई थी। यहाँ बड़े बड़े गोल पत्थरों से जमीन भरी हुई थी, जिसके वजह से हाथी को सही पकड़ नहीं मिल पा रही थी और यहाँ आकर वह हाथी एकदम बेबस हो गया था और पूरी तरह से उन दोनों बाघों की दया का मोहताज हो गया था। लेकिन उन दोनों बाघों ने उस हाथी पर कोई दया नहीं दिखाई और सुबह होने से पहले पहले वो इस हाथी को ऐसे मरता हुआ छोड़ यहाँ से चले गए थे। लेकिन वहाँ पर उन दोनों बाघों के खून के निशान भी थे, इसलिए ये माना जा सकता है कि ये लड़ाई बहुत ही भीषण रही होगी और जंगलों में ऐसी लड़ाई बहुत कम ही देखने को मिलती है। अगर वो हाथी एक आंख से अंधा ना हुआ होता तब हो सकता है कि ये हाथी बिना मरे इन दोनों बाघों को सबक सिखा चुका होता। जिम कॉर्बेट का मानना था कि इस लड़ाई में उन दोनों बाघों की भी मौत हो गई होगी।
इसी कारण से उस दिन के बाद इन दोनों बाघों को किसी ने भी नहीं देखा था। तो दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर नवीन जी के कहने पर आज ये कहानी आप लोगों के बीच मैं लेकर आया था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांच से भरपूर कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स ही हमारी नई ऊर्जा है। साथ ही दोस्तों, आप अगली कहानी कौन से राइटर की सुनना चाहते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, या ऐसी कोई स्पेशल कहानी हो जिसे आपने सुना हो कहीं पे, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं सर्च करके उस कहानी को और बढ़िया ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।